नमस्कार, जय श्री महाकाल। आज एक महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। आप सभी को पता है कि राहु का, जुपिटर का, सैटर्न का और केतु का ट्रांजिट हो गया है पिछले महीने, और इसी विषय में हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आप सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप कर जाएंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे। तो होता क्या है, ये वीडियो मैं 1 महीने बाद डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि इसके पीछे भी कारण है। किसी ग्रह का अगर ट्रांजिट होता है तो पहले उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो जब होता है तो वो स्टार्टिंग होता है 0 डिग्री से। जितना दिन आगे बढ़ता जाता है तो इसका डिग्री भी इंक्रीज होता जाता है। इसीलिए मैंने वीडियो 1 महीने बाद कर रहा हूं। तो पहले बात करते हैं राहु के बारे में। राहु इस वक्त मेष राशि में है, केतु तुला राशि में, गुरु यानी जुपिटर मीन राशि में है, और सैटर्न एक्वेरियस में है यानी कुंभ राशि में है। यानी शनि और गुरु अपने ही राशि में बैठे हुए हैं इस वक्त। तो ये जो 4 प्लैनेट है, मेजर प्लैनेट है, क्योंकि ये 4 प्लैनेट सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु किसी भी राशि के ऊपर बहुत ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। अब सभी को पता है, जुपिटर 1 साल तक, शनि 2.5 साल तक, और राहु केतु 1.5 साल तक रहते हैं। तो पहले बात करते हैं सैटर्न के बारे में। सैटर्न के 3 दृष्टियां होती है। 7 तो सभी के होते हैं, पर स्पेशल 2 है सैटर्न के पास। 3, 7 और 10वां दृष्टि, 7 सभी के होते हैं। जुपिटर का भी ऐसा ही कुछ है, 5, 7 और 9। राहु के दृष्टि को भी हम कंसिडर करते हैं इस मामले में, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जाता है, सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज जाता है। इसीलिए इसका भी जुपिटर के अनुसार ही 5, 7 और 9 है, पर ये उल्टा है। ठीक है, सभी ग्रह ऐसे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और राहु और केतु ऐसे मूव करते हैं क्लॉकवाइज, यानी राहु केतु उल्टा चलता है दूसरे ग्रह के तुलना में। केतु का हम कोई दृष्टि नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि केतु का सर नहीं होता है। हालांकि कुछ ज्योतिषी का मानना है कि केतु का सिर्फ 7th दृष्टि होता है, 7वां दृष्टि, पर यह अलग विषय है, ये किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तो अब सभी को पता है कि राहु मेष राशि में है, सैटर्न के पास 3, 7, 10 जो एस्पेक्ट है वो मौजूद है। इसीलिए 30वां दृष्टि सैटर्न किस पर डाल रहा है? यहां पर डाल रहा है, राहु के ऊपर डाल रहा है। अगर आपका मेष लग्न का कुंडली है तो ठीक है, वरना मैं सभी लग्न के बारे में बता दूंगा डिटेल में, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसी वीडियो में मैं बात कर दूंगा। तो राहु बेसिकली क्या करता है? राहु भ्रमित करता है आप सभी को, राहु एक्सपेंशन करता है हर चीज का। तो इसीलिए अगर ये आपके लग्न में बैठा है या फिर आपका मेष लग्न है, तो आपको इनसिक्योरिटी फील होगा, क्योंकि राहु इल्यूजन का कारक है, इनसिक्योरिटी का कारक है। तो सैटर्न का जब 3रा दृष्टि राहु के ऊपर आया, तो ये राहु ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा इस वक्त, क्योंकि राहु सभी को भ्रमित करता है, पर सैटर्न को वो भ्रमित नहीं कर सकता। ये जान लीजिए आप, ठीक है। तो अगर ये आपका लग्न है तो आपको इनसिक्योरिटी फील होगा। अगर आपका राहु इस वक्त आपके लगन के अनुसार दूसरे भाव में है, दूसरे भाव किसका है? खाना पीने का, बोलने का, धन का भाव है, तो धन को लेकर इनसिक्योरिटी फील करेगा। अगर 3रा हाउस में राहु है इस वक्त आपका, तो आपको भाई बहन से झगड़ना पड़ सकता है, आपको हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर 4th में है राहु इस वक्त और शनि का दृष्टि है, 4th हाउस मदर का है, व्हीकल का है, प्रॉपर्टी का है,
तो इस क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। 5th हाउस में है राहु इस वक्त, तो 5th हाउस किसका है? अर्ली एजुकेशन का है, चाइल्ड का है, ठीक है। जो रिलेशनशिप होता है, लव रिलेशनशिप, वो 5th हाउस से आता है। 5th हाउस क्रिएटिविटी का हाउस है, तो इसी क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। मान लीजिए राहु इस वक्त आपके 6ठे भाव में बैठा है, शनि का तीसरा दृष्टि उस राहु के ऊपर है, तो 6ठे भाव किसका है? 6ठे भाव डिजीज का है, 6ठे भाव एमिनीज का है, 6ठे भाव एनिमीज का भी है, डिजीज का भी है। तो इसी क्षेत्र में आपको परेशानी होगा। और 6ठे भाव स्ट्रगल भी कराता है, ठीक है, धन देता है, स्ट्रगल कर 6ठे भाव भी धन देता है, पर दूसरे भाव की तरह उतना नहीं देता, पर 6ठे भाव स्ट्रगलिंग ज्यादा करवाता है। 7वां भाव अगर है राहु इस वक्त आपके 7th हाउस पर है, यानी आपका अगर तुला लगन हुआ तो राहु आपके 7वें हाउस पर है। 7वां हाउस किसका है? 7वां हाउस मैरिज का है, पार्टनरशिप का है, ये पार्टनरशिप किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। ये बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। तो इस क्षेत्र में आपको परेशानी आएगी। अगर राहु इस वक्त आपके 8th हाउस पर है, ठीक है, 8th हाउस किसका है? 8th हाउस डीप रिसर्च का है, ऑकल्ट का है, सडन चेंजेस का है, इंश्योरेंस का है, तो क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। और 8th हाउस को लिटिगेशन भी कहते हैं, हर चीज में बाधा डालने का कार्य जो 8th हाउस का लॉर्ड होता है और वो 8th हाउस होता है, वो दर्शाता है किसी भी हॉरोस्कोप में। अगर मान लीजिए राहु 9th है, 9th हाउस किसका है? फादर का है, 9th हाउस रिलीजियन का है, 9th हाउस हायर लर्निंग का है, फॉरेन में जाने को लिए भी 9th हाउस को हम विचार करते हैं, तो इसी क्षेत्र में आपको परेशानी आ सकता है। मान लीजिए 10वें स्थान पर, 10वां भाव किसका है? 10वां भाव कालपुरुष के जो चार्ट है उसके अनुसार 10वां भाव के अधिपति सैटर्न है, और सैटर्न कर्म का कारक है, ठीक है। तो 10 में अगर 10वें भाव में आपका राहु है और सैटर्न का दृष्टि अगर राहु के ऊपर, तो अभी ऑब्वियसली अभी बन रहा है, तो आपको काम को लेकर इनसिक्योरिटी फील होगा, भैया मेरा ये काम चला ना जाए, मैं काम कर रहा हूं, मुझे बराबर पैसे तो मिलेगा, ऐसी कई तरह की चीजें आपके मन में आएगा। 10वां जो भाव होता है वो डिग्निटी का भी होता है, 10वां भाव रूटीन का होता है, यानी एक समय के अंदर अंदर कार्य करने का भी हाउस 10वां हाउस है। 10वां हाउस फेम का है, ठीक है, तो इस फेम को लेकर भी आपको इनसिक्योरिटी फील हो सकता है। अगर 11वां हाउस हुआ तो 11वां हाउस किसका है? सोशल सर्कल का है, प्रॉफिट का है, ठीक है। तो अगर ये 11वें भाव में अगर राहु है तो आपको जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ आपका अनबन हो सकता है, ठीक है, आपको सक्सेस मिलने पर बाधा आ सकता है। अगर 12th हाउस है, 12th हाउस लॉसेस का है, 12th हाउस फॉरेन का है। अगर राहु 12th हाउस में इस वक्त है, पर एक बात मान लीजिए, समझ लीजिए आप सभी, राहु का 12th हाउस में प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है, राहु का 6th हाउस में प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है, राहु का 8th हाउस में प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है, राहु का 3rd हाउस में प्लेसमेंट भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो हाउसेस है 3, 6, 8, 12, ये नेगेटिव हाउस के अंदर आते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, और इसी घर में राहु बेनिफिट रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं जुपिटर के बारे में। 5, 7 और 9 3 प्रकार की दृष्टियां हैं। जुपिटर अभी मीन राशि में है, तो 1, 2, 3, 4 5वां दृष्टि यहां पर बन रहा है, यानी कर्क राशि के ऊपर, कर्क राशि के ऊपर जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आ रहा है, और वृश्चिक राशि के ऊपर इसका 9th एस्पेक्ट आ रहा है। एक बात समझ लीजिए, जुपिटर जहां पर बैठता है उससे भी ज्यादा शुभ होता है जुपिटर कहां देख रहा है, ठीक है। तो जुपिटर अब कहां पर देख रहा है? कर्क राशि को देख रहा है, कन्या राशि को देख रहा है, और वृश्चिक राशि को देख रहा है। तो इन तीनों राशि का इस साल बहुत अच्छा जाएगा, शुभ जाएगा। अगर पिछले समय का कोई कार्य अगर रुक सा गया है
तो वो आसानी से आप उसको कंप्लीट कर सकेंगे। जुपिटर किसका कारक है? जुपिटर फॉर्चून का कारक है, जुपिटर रिलीजन का कारक है। जुपिटर और क्या करता है? फादर का है। जुपिटर फॉरेन में जाने के लिए जुपिटर को हम कंसिडर करते हैं, हायर लर्निंग का है। तो अगर आपको फादर के लिए कोई परेशानी है आपको, तो वो कम हो सकता है तीनों राशि के लिए। अगर आप हायर लर्निंग के लिए विदेश जाना चाहते हैं या फिर इसी देश में रहकर आप हायर लर्निंग करना चाहते हैं, तो ये तीनों राशि कर सकते हैं। अगर आप मंदिर बनाना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो अभी ये हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं राहु के बारे में। राहु क्या करता है? 5, 7, 9 हम पकड़ के चलते हैं, जुपिटर की तरह ही दृष्टि होता है। तो राहु कहां पर दे रहा है? राहु जो दृष्टि होता है वो भी उलट हो जाता है, क्योंकि राहु उल्टा चलता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी धनु राशि के ऊपर है राहु का दृष्टि, यहां पर है लिब्रा के ऊपर राहु का दृष्टि, और लियो राशि के ऊपर है राहु का दृष्टि। ठीक है, राहु का दृष्टि यहां पर है लियो के ऊपर, लिब्रा के ऊपर और सेजिटेरियस के ऊपर है। ठीक है, तो राहु बेसिकली क्या करता है? राहु को छलिया कहा जाता है। अब सभी को मैंने कहा कि राहु छल करता है, पर राहु आपको आपके जो डिजायर होते हैं ना, वो डिजायर को फुलफिल करने में बहुत हद तक मदद करता है यह राहु। तो क्या हो सकता है? आपका राहु नेगेटिव है तो इस हाउस के लिए भी नेगेटिव है, इस राशि के लिए भी नेगेटिव ही होगा। अगर राहु पॉजिटिव है तो ये तीनों राशि के लिए राहु पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये अलग विषय है, क्योंकि किसी भी ग्रह किसके माध्यम से अपना कार्य करता है? नक्षत्र स्वामी के माध्यम से कार्य करता है, और जो सबलॉर्ड होता है यानी उप नक्षत्र स्वामी, इसके अनुसार हर कोई प्लैनेट अपना कार्य करता है, अपना फल देता है। तो ये अलग बात है, राहु पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए, मैंने पहले बताना भूल गया, हम सैटर्न के तीसरे जो दृष्टि होता है राहु के ऊपर, उसके बारे में हमने बात किया, पर अभी बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, शनि का जो 7वां दृष्टि है वो भी लियो राशि के ऊपर है, यानी राहु और शनि दोनों का दृष्टि अभी लियो राशि के ऊपर है। और वृश्चिक राशि के ऊपर भी शनि का 10वां दृष्टि है, 10th जो दृष्टि होता है बहुत शुभ होता है। यानी वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उन्हें अगर कोई जॉब नहीं मिल रहा था तो इस वक्त मिलने का संभावना बहुत ज्यादा है। लियो राशि और एक्वेरियस यानी शनि और रवि एनिमीज है, तो इसीलिए राहु के प्रभाव में क्षेत्र में आकर, शनि के प्रभाव क्षेत्र में आकर लियो राशि जो है वो इनसिक्योरिटी फील कर सकता है, जॉबलेस भी हो सकता है। अगर कोई रिलेशनशिप में है लियो राशि की कोई, वो भी ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज का विषय, मैंने आपको बताया। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, सैटर्न किसका कारक है? कर्म का कारक है। ठीक है, जुपिटर किसका कारक है? रिलीजन का कारक है। और राहु किसका कारक है? इल्यूजन का है, अटैचमेंट का है। केतु किसका कारक है? डिटैचमेंट का है। क्योंकि ज्योतिष में एक कहावत है, जो आपको तोड़ता है वही जोड़ता है। केतु क्या करता है? केतु तोड़ने का काम करता है। केतु क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है, पार्थिव चीजों से वो आपको तोड़ देता है। और कहां पर जोड़ता है? वो रिलीजन से आपको जोड़ता है। तो अगर आपको सीधी तरह से एक रेमेडी चाहिए, सैटर्न के लिए बेसिकली कोई रेमेडी होता नहीं है। कोई सरसों का तेल चढ़ाता है, कुछ भी चढ़ाता है शनिदेव के मंदिर पर कोई ज्यादा इफेक्टिव वो नहीं होता है, क्योंकि सैटर्न एक खुली किताब है। आप जो करेंगे उसके अनुसार ही सैटर्न आपको फल देगा। तो घर बैठकर ये मत सोचिए क्योंकि मेरा शनि का ट्रांजिट हो रहा है या फिर शनि का 7.5 चल रहा है तो मैं मर जाऊंगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, कार्य कीजिए तो शनिदेव अवश्य आपके
के ऊपर संतुष्ट होंगे। अगर छल के कपट से बचना चाहते हैं राहु के प्रभाव क्षेत्र से, तो धर्म का कार्य कीजिए, और धर्म का कार्य जब करेंगे वो केतु भी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, कुछ कंजंक्शन है ज्योतिष में, कुछ ऐसे भी कंजंक्शन है जो बहुत बुरा माना जाता है। ठीक है, एक बार पकड़ लीजिए मार्स और राहु का, ये बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत बुरा होता है। ठीक है, मून प्लस वेनस यानी शुक्र, चंद्रमा शुक्र कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं होता है। जुपिटर और राहु, इसका कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा नहीं होता है। मून एंड केतु, इसका भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। अब सभी को ये लगेगा कि अगर शनि का और रवि का कॉम्बिनेशन बनता है, शनि का मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है, ये बहुत बुरा होता है। बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए सैटर्न और मार्स एक ही साथ बैठे आपके किसी भी हाउस में, ये किसी एक दूसरे के ऊपर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, वो एक साथ बैठे, यानी इस घर को वो एडजस्ट करके बैठे हैं। अगर ये मामला हो जाता है कि मान लीजिए कि मार्स यहां पर नहीं है, आपका सैटर्न यहां पर है, सीधा दृष्टि यहां पर डाल रहा है, मार्स इस हाउस में है और मार्स भी दृष्टि इसके ऊपर डाल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। सैटर्न के लिए, मार्स के लिए जो है, सैटर्न के लिए और सन के लिए भी वही है। अगर साथ रहेंगे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से रहेंगे, और बहुत एक अच्छा माना जाता है कॉम्बिनेशन, वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। राहु का और शुक्र का, राहु का और शनि का, मार्स का और चंद्रमा का। ठीक है, तो इस विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अवश्य एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा जो फेसबुक पेज है वैदिक सनातन 10 महाविद्या, उसको भी एक आप फॉलो कर लेना। और वहाँ पर मैं तरह तरह की टोटकाएँ डालता रहता हूँ। वहाँ पर जो हम मेरे फॉलोअर्स हैं वो हमें पूछते रहते हैं कि किस ग्रह के लिए क्या टोटका यूज़ करना चाहिए जो बजट में हो, तो इसीलिए मैं वो वहाँ पर वो मैं डाल देता हूँ यूट्यूब चैनल पर, माफ़ कीजिएगा फेसबुक पेज पर। नाम है वैदिक सनातन 10 महाविद्या, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही फेसबुक पेज का भी नाम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।